जीनत अपने घर में पहुंचती है और घर के अंदर आते ही सबसे पहले वो दरवाजा बंद करती है, टेबल के पास जाती है, ग्लास में पानी डालकर पीती है और फिर सोफे पर बैठ जाती है। वह अभी तक शंभू के ड्रेस में थी। वह अपना सर पकड़ लेती है और कुछ देर तक बस खामोशी से चुपचाप बैठी रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और उसके सर पर अचानक उसके प्यार का भूत क्यों सवार हो गया। आखिर वह कैसे छुटकारा पाए इस आदमी से। ऊपर से उसी को इम्प्रेस करने के लिए उसी की हेल्प मांग रहा है। जिस दिन उसे पता चल गया कि वही जीनत है, वही शंभू है, तो अब भगवान जाने वह उसके साथ क्या करेगा। इस वक्त जीनत को महसूस हो रहा था कि वह बुरी तरह फंस गई है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। फाइनली कुछ सेकंड के बाद एक गहरी सांस लेकर बोले, ऑल राइट। बहुत प्यार प्यार कर रहा है ना, जल्दी इसके प्यार का भूत उतारूंगी मैं। उसे अपने आप को कभी इम्प्रेस नहीं करने दूंगी, कभी भी नहीं। डिटरमाइंड होकर वह एक गहरी सांस लेती है और खड़ी होकर कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में नहा धोकर नाइट ड्रेस पहनकर वह बाहर निकलती है। थोड़ा सा स्किन केयर करती है और उसके बाद बिस्तर पर चली जाती है। तभी उसका फोन बजने लगता है। जैसे ही वह सोने की तैयारी करती है, फोन उठाकर देखती है तो उसकी सांसें जैसे अटक जाती है। अरुष उसे कॉल कर रहा था। अभी 2 घंटे तक उसके साथ बात करके आई है और वह बहुत ज्यादा थक गई है सच में। फाइनली वह बिस्तर पर लेटे उसने कॉल रिसीव किया और कहा, क्या है, तुम भी ना कॉल करने से पहले टाइम ही नहीं देखते हो, क्या चाहिए तुम्हें। दूसरी तरफ अरुण, जो कि खुद भी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसने मुंह बनाकर कहा, मैं जब भी तुम्हें कॉल करता हूँ तुम इतना रूड होकर बात क्यों करती हो। कभी तो प्यार से बात कर लिया करो यार। जीनत अपनी आंखें रोल करती है। प्यार, माय फुट। वह रूड होकर बात करती है। उसके बाद भी यह आदमी उसके प्यार में गिर गया। अगर प्यार से बात करेगी तो पागल हो जाएगा, जो कि वह बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसने कहा, कोशिश तो बहुत करती पर तुम्हें देखते ही गुस्सा आ जाता है। प्यार निकलता ही नहीं मेरे अंदर से। अरुष मुस्कुरा कर बोला, एक बार मौका दो, तुम्हारी अंदर गहराइयों से प्यार निकालूंगा। जीनत अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा। अरुष ने कहा, नहीं कुछ नहीं। अच्छा बताओ क्या कर रही हो तुम। जीनत ने कहा, इतनी रात को कोई क्या कर सकता है, ये कैसा सवाल है, सोने जा रही थी। पर तुम चैन से सोने तो तब ना। ये सुनकर अरुष ने मुंह बनाते हुए कहा, अब मैंने क्या किया, पूरे दिन में मैंने अभी तुम्हें कॉल किया है, तुम भी ना। जीनत कुछ नहीं बोलती, बस अपने माथे को रगड़ती है। उसके बाद आरुष थोड़ी सॉफ्ट आवाज में पूछता है, तुमने डिनर किया। अचानक उसके सवाल से जीनत थोड़ा फ्रीज हो जाती है। अचानक अरुष की आवाज इतनी सॉफ्ट हो गई थी कि ना चाहते हुए भी जीनत को अपने पेट में गुदगुदी महसूस होती है। ये इतना प्यार से क्यों पूछ रहा है। अरुष एक बार फिर बोला, कल तुम फ्री हो क्या, कहीं बाहर चले, वैसे तुम कभी ट्रिप पर गई हो क्या, तुम्हें पहाड़ पसंद है, हम कहीं ट्रिप पर चले। ये सुनते ही अचानक जीनत की आंखें बड़ी हो जाती है। एकदम से उसने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं क्यों तुम्हारे साथ कहीं जाऊं, पागल हो क्या। आरुष ने कहा, क्यों, तुम क्यों नहीं जा सकती मेरे साथ, क्या तुम मेरे साथ इनसिक्योर फील होता है। उसकी आवाज में अजीब सी डिस्प्रेशन और उदासी जीनत महसूस कर सकती थी। वह बोली, देखो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर इनसिक्योरिटी फील नहीं होती तो इतना ज्यादा सिक्योर भी फील नहीं करती। आई मीन, उसने इतना ही कहा था कि आरुष ने सिर्फ इतना बोला, फॉरगेट इट, गुड नाइट। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और जीनत ये देखकर हैरान हो गई। फिर वह फोन साइड में रख कर सोने ही वाली होती है कि एक बार फिर उसका फोन बज जाता है। अब उसके चेहरे पर क्लियरिटी इरिटेशन दिखाई देने लगती है। क्या है यार, सोने भी नहीं देता चैन से। फ्रस्ट्रेशन में एक बार फिर से फोन उठाती है। फिर से अरुष का कॉल देखकर अब उसे गुस्सा आ जाता है और वह कॉल रिसीव करके कान पर लगाती है। वह कुछ बोलने वाली ही होती है कि तभी दूसरी तरफ से आरुष की आवाज सुनाई देती है, शंभू सो गया क्या। कि अचानक जीनत के शब्द गले में ही अटक जाते हैं। उसे महसूस होता है कि अरुष ने शंभू को कॉल लगाया है, जीनत को नहीं। ये चीज एक दिन उसे जरूर मरवाएगी। उसे तुरंत ही डिसाइड किया कि कल सुबह ही जाकर वह एक नया फोन लेकर आएगी, शंभू का अलग, जीनत का अलग, वरना किसी दिन इसी वजह से उसका भांडा फूट जाएगा। जीनत ने अपना गला साफ किया और शंभू की आवाज में कहा, अरे नहीं सर, बस सोने ही जा रहा था, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। अर्श ने एकदम उदास हुई आवाज में बोला, हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लगता है मेरे प्यार की नैया डूबने वाली है। ये सुनकर जीनत अपनी आंखें रोल कर लेती है, मगर उसे शंभू के रोल में अपना किरदार तो निभाना ही था। उसने कहा, क्या बात है सर, क्या। अरुष ने कहा, उसे मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है भाई। वह कहती है कि मेरे साथ सिक्योर फील नहीं करती। उसे मुझसे डर लगता है कि मैं कहीं उसके साथ ऐसी वैसी हरकत ना कर दूं। ये सुनकर जीनत कंफ्यूजन में बड़बड़ाई, मैंने इतना कब बोल दिया, ये लड़का भी ना क्या क्या सोच लेता है। फिर उसने शंभू की आवाज में कहा,
मैंने बोला था ना सर। अरे वहाँ आपके चांस की नहीं है। मेरे ख्याल से तो आपको उस लड़की पर गिव अप कर देना चाहिए। आपको कोई और अच्छी लड़की ढूंढनी चाहिए अपने लिए। आई मीन जो आप पर इतना इतना ज्यादा शक करती है, बाद में तो पता नहीं क्या क्या करेगी आपका जीना हराम करने की। मैं बोल रहा हूँ अब भी वक्त है, अपना इरादा बदल लीजिए। शंभू की बात सुनकर अरुष अनोइन आवाज में बोला, कभी कभी मेरा सच में मन करता है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं शंभू। ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम जानते हो ना मैं उससे नहीं छोड़ सकता, और उसे पाने के इरादे को भी नहीं। आई लव हर मैन, ऐसे कैसे छोड़ दूं। और उसकी बात सुनकर जीनत के दिल की धड़कन तेज हो जाती है और गाल लाल हो जाते हैं। वह पलकों को कई बार झपकाती है। आरुष ने कहा, भाई प्लीज कोई आइडिया देना। अब तक तो तूने सोच लिया होगा कुछ। मुझे सच में इंतजार नहीं हो रहा। मैं कैसे उसे यकीन दिलाऊं मैं कितना प्यार करता हूँ उससे और मैं बदल जाऊंगा उसके लिए। कैसे भरोसा दिलाऊं उसे। जीनत एक गहरी सांस लेकर शंभू की आवाज में बोली, आप एक काम क्यों नहीं करते, आप उसके लिए कुकिंग क्यों नहीं करते। शंभू की बात सुनकर आरुष कंफ्यूज होकर बोला, क्या कुकिंग। कुकिंग से वह इम्प्रेस हो जाएगी। वह थोड़ा अजीब नहीं हो गया। जीनत अच्छी तरह जानती थी कि आरुष को ठीक से कुकिंग करना नहीं आता। और दूसरी बात, ये जीनत से इतना प्यार तो बिल्कुल नहीं करता होगा कि उसके लिए स्पेशल कुकिंग सीखने लग जाए। बिल्कुल भी नहीं। शंभू यानी कि जीनत ने जवाब दिया, अरे हाँ सर, वह पक्का मान जाएगी। और आप नहीं जानते, ये लड़कियों को पुकी बॉयज बहुत पसंद आते हैं आजकल। ये सुनकर उस कंफ्यूजन में बोला, अब ये पुकी क्या होता है। जीनत ने कहा, अरे मतलब ऐसे लड़के जो, अब मैं कैसे समझाऊं आपको, एक लाइन में बोलूं तो, अ मैन रिटन बाय अ वुमन। थोड़े सबमिसिव टाइप के, थोड़े सॉफ्ट क्यूट टाइप के, जैसे कि आप उन्हें के लिए खाना बना सकते हो, उनके लिए साफ सफाई कर सकते हो, उनके हाथों पे नेल पेंट लगा सकते हो, उनके बाल बना सकते हो, उनका पर्स उठा सकते हो पब्लिक में, उन्हें पैम्पर कर सकते हो। इस टाइप के लड़के ये सुनकर अरुष अपनी आईब्रोज हल्की सी ऊपर उठा लेता है। अच्छा, ये सब भी करना पड़ेगा मुझे, पर मैंने तो ये सब कुछ पहले कभी नहीं किया। I mean, I'm a kind of alpha man. I don't like all this nonsense. इस सुनकर जीनत अपने मन ही मन बोली, हाँ और कर कहता है प्यार करता है। चलो अच्छा ही है, आसानी से पीछे छूट जाएगा। दो तीन काम इसको ऐसे पुकी आदमियों वाले बोलूंगी, इसकी सारी अल्फागिरी झड़ जाएगी। उसके बाद तो डेफिनेटली ये गिव अप कर ही देगा। एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, लेकिन ये करना पड़ेगा सर। लड़कियों को ऐसे ही लड़के पसंद आते हैं। और कुछ सोचकर बोला, चलो ठीक है, अपनी पसंदीदा औरत के लिए पुकी भी बन जाता हूँ। जीना चुपचाप बैठी उसकी बातें सुनकर अपने मन में बोली, इतना आसान नहीं है बेटा, जिंदगी भर तो हमेशा पैम्पर होकर रहा है। उसे क्या पता स्ट्रगल क्या चीज होती है, और खाना बनाना कोई हंसी मजाक है क्या। जीनत शंभू की आवाज में थोड़ी उबासी लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है सर, अब मुझे नींद आ रही है, सुबह काम पर भी जाना है, ऑल द बेस्ट। और उसने मुस्कुरा कर कहा, थैंक ब्रदर, गुड नाइट। ये बोलकर वह कॉल कट कर देता है और बिस्तर पर आराम से लेटता हुआ था। शंभू का आइडिया उसे अच्छा लगा। मुस्कुराकर उसने कहा, पुकी, हाँ अब इस लड़की के लिए पुकी भी बनना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बन जाऊंगा। अभी जितनी मेहनत करवानी है करवा ले। एक बार तुम मेरी हो जाना, फिर इतना तंग करूंगा कि तुम याद रखोगी। दूसरी तरफ सक्षम कमरे के अंदर आता है। प्रिशा बिस्तर के पास बैठी हुई थी। सक्षम उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है और कुछ सेकंड में चुपचाप खामोशी से खड़ा उसे देखता है। प्रिशा अपनी नजर ऊपर करके सक्षम की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर चोटों के निशान अभी तक थे। आंखें थोड़ी मुरझाई हुई सी, चेहरे पर ग्लो थोड़ा सा फीका पड़ गया था। वेट भी पहले से काफी ज्यादा कम लग रहा था। कहीं ना कहीं उसे ऐसे देखकर सक्षम को अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। वो उससे नजरें नहीं मिला पाता तो अपनी नजरें दूसरी तरफ करते हुए बोला, आज मैं एक बहुत बड़ी डील के लिए जा रहा हूँ। प्रिशा ने कुछ खास रिएक्ट नहीं करा। वह चुपचाप बैठी रही। अगर ये डील करने जा रहा है तो उसे क्यों बता रहा है। जब वह कुछ बोलती नहीं तो सक्षम इरिटेशन में उसकी तरफ देखकर बोला, तुम्हें सुनाई दे रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रिशा ने कहा, हाँ मुझे क्यों बता रहे हो। सक्षम प्रिशा से बोला, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। ऑल राइट, आई नो कि मैंने एक्सीडेंट स्टॉप पर जो किया वह ठीक नहीं था, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी हेल्प अरेंज कर दी थी, सो डोंट बी अग्रेटफुल, ओके। डील फाइनलाइज होने के बाद आज रात को तुम्हें डिनर पर लेकर चलूंगा, सो बी रेडी। प्रिशा कंफ्यूजन में सक्षम की तरफ देखती है। सक्षम को लग रहा था कि वह ऑलरेडी प्रिशा के ऊपर बहुत बड़ा फेवर कर रहा है उसे डिनर डेट पर ले जाकर। वह उम्मीद कर रहा था कि प्रिशा उसका एहसान मानेगी, इमोशनल होगी, खुश हो जाएगी।
लेकिन उसे ऐसा कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। प्रिशा के चेहरे पर कोई खुशी, स्माइल या एक्साइटमेंट नहीं थी, बल्कि एक कोल्ड आंखों से उसे देख रही थी, जैसे कि उसने कोई घटिया सा जोक मारा हो। उसके ऐसे हाव-भाव देखकर अब सक्षम का दिमाग खराब हो गया था। अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, क्या ऐसे क्या देख रही हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? प्रिशा ने कहा, बिल्कुल सुनाई दिया, मगर तुम्हारी इस डील का मुझसे क्या लेना देना? तुम मुझ पर क्यों इतना मेहरबान हो रहे हो? मेरे ख्याल से तुम्हें डिनर डेट पर अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर जाना चाहिए, मुझे नहीं। तभी अचानक सक्षम अपनी आंखें छोटी कर लेता है। क्या प्रिशा को जलन हो रही है? ये सोचकर कहीं ना कहीं सक्षम के होठों पर एक सेटिस्फेक्शन से भरी छोटी स्माइल आ जाती है। वह प्रिशा की चिन को अपने हाथ में पकड़ता है और चेहरे को ऊपर करता है। उसकी आंखों में देखते हुए बोला, फीलिंग चैलेंज? हाँ, अपर्णा के कंपैरिजन में तुम कुछ नहीं हो। अपने आप को संग कंपेयर मत करो। और मुझे डेट पर किसे लेकर जाना है किसे नहीं, ये मुझे तुम नहीं बताओगी। उसके बाद अपना हाथ पीछे करते, हाथों को पैंट की पॉकेट में डालते सक्षम ने कहा, रात को तैयार रहना। ये बोलकर वह चला गया, बिना प्रिशा के बोलने का कोई मौका दिए हुए। प्रिशा खामोशी से बैठी रही कि तभी प्रिशा के मोबाइल फोन पर उसकी मॉम का कॉल आता है। पिछले कुछ दिनों से उसके मॉम डैड उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रिशा अब उन लोगों से थक चुकी थी। वह उन लोगों से कोई बात नहीं करना चाहती थी। प्रिशा बार बार कॉल कट करती है, लेकिन फिर भी उसकी मॉम लगातार कॉल कर रही थी। तो इरिटेट होकर वह कॉल उठा लेती है। व्हाट मॉम, अब क्या चाहिए आपको? दूसरी तरफ से प्रिशा की मॉम रोते हुए बोली, प्रिशा तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आया है। अचानक अपनी मॉम की बात सुनकर प्रिशा की आंखें बड़ी हो गई। क्या? वह जोर से चिल्लाई। प्रिशा की मॉम रोते हुए कहा, वह अस्पताल में है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या तुम आ सकती हो? प्रिशा तुरंत बोली, मैं आ रही हूँ। वह फटाफट से बाहर अस्पताल के लिए भागती है। सक्षम की मॉम एकदम से प्रिशा से बोली, रुको। प्रिशा के कदम रुक गए। उसने सक्षम की मॉम की तरफ देखा। सक्षम की मॉम प्रिशा के पास आई और बोली, कहाँ जा रही हो ऐसे भागते हुए? अपने यार से मिलने के लिए? प्रिशा ने कहा, मेरे मेरे डैड को हार्ट अटैक आया है, वह अस्पताल में है, वह मुझे मिलने जाना है। ये सुनकर सक्षम की मॉम के चेहरे पर अनोइंग एक्सप्रेशन आ गए। फिर से ड्रामे शुरू हो गए तुम लोगों के। तुम्हारे मॉम डैड भी तुम्हारे ये तरह ड्रामेबाज है। जरूर पैसे चाहिए होंगे उन्हें, है ना? मैं तुम्हें अच्छे से बता दूं, एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी। प्रिशा कुछ बोलने वाली होती है कि सक्षम की मॉम उसका पर्स छीन लेती है और कहती है, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ से। वह प्रिशा के पास से जो थोड़ा बहुत कैश था और उसके सारे कार्ड निकाल लेती है। इन कार्ड में वह कार्ड भी था जिसमें पैसे इकट्ठे करके रखे थे। प्रिशा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है। वह कहती है, ये आप क्या कर रही हैं? उसके खाली पर्स को उसके ऊपर फेंकते हुए सक्षम की मॉम ने कहा, जैसा कि मैंने कहा था, इस घर से एक फूटी कोड़ी तुम अपने टीचर माँ बाप को नहीं दे सकती। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये पैसे मेरे बेटे की मेहनत की कमाई के हैं, समझी तुम? ये बोलकर सक्षम की मॉम वहां से चली जाती है। प्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन फिलहाल जाना बहुत जरूरी था। वह फटाफट हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। अस्पताल पहुंचकर वह देखती है कि उसकी मॉम बाहर बैठी हुई, हाथों से चेहरे को कवर किए हुए रो रही है। अपनी मॉम को वहां देखकर प्रिशा फटाफट से उसके पास भागती है और कहती है, मॉम डैड कैसे हैं? प्रिशा की मॉम नजरें उठाकर प्रिशा की तरफ देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उनकी हालत बहुत खराब है प्रिशा, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ। प्रिशा ने कहा, लेकिन ये सब कुछ अचानक कैसे हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। डैड के साथ ये सब कैसे हो गया? वह तो बिल्कुल ठीक थे। थोड़ी देर भर के रोने के बाद फाइनली प्रिशा की माँ प्रिशा को सब कुछ बताती है कि उसके अंकल ने धोखे से उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। आज सुबह जब प्रिशा के डैड कंपनी में गए तो वहां से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया, क्योंकि वह कंपनी अब उनकी नहीं रही। इनफैक्ट वह जिस बंगले में रह रहे थे वहां से भी उन्हें बाहर निकाल दिया गया, जिस वजह से प्रिशा के डैड को हार्ट अटैक आ गया और इमरजेंसी में उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। ये सब कुछ सुनकर प्रिशा के चेहरे का रंग बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं डैड के साथ? प्रिशा की मॉम ने कहा, तुम्हारे डैड ने उन पर भरोसा किया था। कब तुम्हारे अंकल ने उन्हें धोखे से प्रॉपर्टी कागजात पर उनके सिग्नेचर ले लिए, उन्हें पता भी नहीं चला। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हम बर्बाद हो चुके हैं। ये बोलकर वह एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। प्रिशा अपनी मॉम को संभालती है। थोड़ी देर में डॉक्टर उन लोगों के पास आते हैं। प्रिशा डॉक्टर से बोली, डॉक्टर मेरे डैड कैसे हैं? डॉक्टर ने थोड़ी सीरियस आवाज में कहा, उनकी हार्ट कंडीशन बहुत खराब है, इमीडिएट हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी। आप लोग प्लीज 50 लाख जमा करवा दीजिए ताकि हम उनकी सर्जरी
प्रोसीड कर सके। अगर ज़्यादा देर हुई तो उनका बच पाना नामुमकिन है। ये सुनकर प्रिशा की मॉम एकदम से लड़खड़ा जाती है, लेकिन प्रिशा वक्त पर उन्हें संभाल लेती है। डॉक्टर के चले जाने के बाद प्रिशा और उसकी मॉम बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। प्रिशा की मॉम प्रिशा की तरफ देखकर कांपती आवाज में बोली, 50 लाख? हम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। अब हम क्या करें? मुझे डर लग रहा है। प्रिशा भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसके पास 50 लाख रुपए थे, लेकिन वह कार्ड सक्षम की मॉम ने छीन चुकी थी। अब उसके पास एक भी रुपया नहीं है। ऐसे में वह क्या करे? कहाँ से 50 लाख रुपए लेकर आए? उसे कुछ भी समझ नहीं आता। फिर प्रिशा और उसकी मॉम सबको रिश्तेदारों को कॉल लगाती हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद दोनों के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट नजर आती है। 50 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होता है और हर कोई ऐसे इतने सारे पैसे नहीं दे सकता। किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। अब प्रिशा के चेहरे पर बहुत टेंशन नजर आने लगी। प्रिशा की मॉम ने कहा, तुम सक्षम से बोलो ना, वह हमारी मदद जरूर करेगा। अपनी मॉम की बात सुनकर प्रिशा ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि वह मदद करेगा। मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। प्रिशा की मॉम ने कहा, तुम कोशिश तो करो। प्रिशा जानती थी कि सक्षम की तरफ से उसे क्या ही जवाब मिल सकता है, फिर भी वह कोशिश करती है। सक्षम दूसरी तरफ अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था, ऑफिस की तरफ जा रहा था। प्रिशा का कॉल देखकर कॉल रिसीव कर लेता है। हाँ बोलो, क्या है? वह काफी ठंडी आवाज में पूछता है। दूसरी तरफ से प्रिशा थोड़ी डिस्परेट आवाज में बोली, मुझे मुझे 50 लाख रुपए चाहिए। डैड को हार्ट अटैक आया है, वह अस्पताल में है, उनकी सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। प्लीज क्या तुम मुझे पैसे ट्रांसफर कर सकते हो? अचानक ही हार्ट अटैक की बात सुनकर सक्षम के चेहरे पर एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो जाते हैं। उन्हें हार्ट अटैक आया है, ये बात तो थोड़ी अजीब है, और अगर हार्ट अटैक आया भी है तो सक्षम से पैसे क्यों मांग रहे हैं? वह लोग इतना थोड़ा बहुत पैसा तो उनके बिजनेस में कमाते हैं। 50 लाख रुपए तो वह लोग अफोर्ड कर सकते हैं, फिर वह लोग उससे क्यों मांग रही है? सक्षम ने कहा, ये सब क्या है प्रिशा? मैं जानता हूँ कि तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो। तुम जानती हो कि आज मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारे ड्रामे फिर से शुरू हो गए। मैं जानता हूँ कि ये सब तुम सिर्फ मेरी अटेंशन पाने के लिए कर रही हो। अगर तुम्हारे डैड वाकई में ऐसी सिचुएशन में होते तो उनके पास इतना पैसा तो है कि वे अपना इलाज करवा सकते हैं। मेरा वक्त और दिमाग दोनों खराब करना बंद करो, ठीक है? प्रिशा ने कहा, नहीं सक्षम, नहीं सक्षम, मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं सच में पैसों की जरूरत है, प्लीज हेल्प मी। सक्षम इरिटेट होकर बोला, जस्ट शट अप। प्रिशा बोलने की कोशिश करती है, सक्षम सक्षम मेरी बात सुनो सक्षम। मगर कॉल ऑलरेडी कट चुका था। सक्षम की नज़र में उसके पास पैसा है, क्रेडिट कार्ड है, लेकिन सक्षम को आइडिया भी नहीं था कि उसके सारे कार्ड्स ऑलरेडी उसकी मॉम छीन चुकी है और प्रिशा के पास इस वक्त सच में एक रुपया भी नहीं है। प्रिशा की मॉम ने कहा, क्या हुआ? क्या कहा सक्षम ने? प्रिशा अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, वह क्या बोल सकता है? उसे आज तक कभी मेरी किसी बात पर विश्वास हुआ है? हमें इस वक्त अर्जेंटली पैसों की जरूरत है। वह समझ रहा है कि मैं नाटक कर रही हूँ। प्रिशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किससे मदद मांगे। तभी प्रिशा के पास एक और कॉल आता है। प्रिशा स्क्रीन की तरफ देखती है तो उसकी आईब्रोज आपस में सिकुड़ जाती है। मिस्टर स्नाइपर। अचानक मिस्टर स्नाइपर का कॉल देखकर वह परेशान, थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई, लेकिन ज्यादा न सोचते हुए कॉल रिसीव कर लिया। हेलो। दूसरी तरफ से अधीर की आवाज़ सुनाई दी, आज मैं तुम्हारे हस्बैंड के डिवोर्स पेपर पर साइन लेने वाला हूँ। मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगा, एक बार आ जाना और पेपर्स को चेक कर लेना। प्रिशा थोड़ी अपसेट आवाज़ में बोली, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। तभी अचानक अधीर को प्रिशा की आवाज़ में हल्की सी उदासी नजर आती है। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही पीछे से जोर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रिशा पलट कर देखती है तो उसकी मॉम जोर जोर से रो रही थी और डॉक्टर हेल्पलेस होकर उसके सामने खड़ा था। प्रिशा एकदम से भाग कर आई और बोली, मॉम क्या हुआ? प्रिशा की मॉम रो रही थी, वह कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा, सिचुएशन खराब हो रही है, आप लोगों को जल्दी पैसे जमा करवाने होंगे वरना ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। हमें जल्दी करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर प्रिशा बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ अधीर जब ये सब कुछ सुन रहा था, अपनी आईब्रोज को आपस में सिकुड़ कर वह थोड़ी सीरियस हो जाता है। हो क्या रहा है वहां पर? प्रिशा डॉक्टर से बोली, डॉक्टर मैं पैसे जमा कर दूंगी, लेकिन आप ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं, मेरे डैड को कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने माफी मांगते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अस्पताल के रूल के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकता। ये बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। प्रिशा की मॉम और भी ज्यादा जोर जोर से रोने लगी। प्रिशा अपनी मॉम को संभालते हुए बोली, मॉम रिलैक्स, कुछ नहीं होगा डैड को, मैं कर रही हूँ पैसों का अरेंजमेंट।
प्रिशा का दिल भी ज्यादा भारी हो रहा था। उसे कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक वह गौर करती है कि उसने कॉल अभी तक कट नहीं किया। ये देखकर उसका हार्ट बीट एकदम से स्किप कर जाता है। अरे नहीं, कहीं उसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। प्रिशा अपनी मॉम को वहीं पर छोड़कर एक कोने में जाती है। थोड़ा ऑकवर्ड होकर वह फोन कान पर लगाती है और बोलती है, हेलो। दूसरी तरफ से अधीर की सीरियस आवाज सुनाई देती है, क्या हुआ है तुम्हारे डैड को? अधीर का सवाल सुनकर प्रिशा और भी ज्यादा टूट जाती है और कहती है, उन्हें हार्ट अटैक आया है। अधीर प्रिशा से बोलता है, नीड मनी। अधीर की बात सुनकर प्रिशा के दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। उसे पैसों की जरूरत डेफिनेटली जरूर थी, लेकिन वह इस आदमी से कैसे बोले? प्रिशा हिम्मत करके बोली, मैं इसके आगे वह कुछ बोल नहीं पाती। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या बोले। तभी अधीर सिर्फ इतना कहता है, हॉस्पिटल का एड्रेस और मुझे एसएमएस करो, और डॉक्टर जो तुम्हारे डैड का ट्रीटमेंट कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन भी। प्रिशा थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन इन सब को तुम क्या करोगे? अधीर ने कहा, जितना कहा है उतना करो। प्रिशा कुछ पूछना तो चाहती थी, लेकिन वक्त नहीं था, इसलिए वह ज्यादा नहीं पूछती और चुपचाप बात मान जाती है। थोड़ी देर में वह सब कुछ अधीर को मैसेज कर देती है और वहां पर अपनी मॉम के पास बैठकर उन्हें संभालने की कोशिश करती है। वह अभी भी मदद के लिए यहाँ वहाँ कॉल लगा रही थी, लेकिन उसे कहीं भी मदद मिल नहीं रही थी। तभी कुछ डॉक्टर दौड़ते वहां पर पहुंच जाते हैं। प्रिशा और प्रिशा की मॉम दोनों कंफ्यूज हो जाती है। तभी हॉस्पिटल के बाहर से 4-5 डॉक्टर्स की टीम अंदर आती है। वहां पर जितने भी डॉक्टर्स थे वह तुरंत उनके पास जाता है। उनके बीच में थोड़ी सीरियस कन्वर्सेशन होती है और वह लोग ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ते हैं। वह वही ऑपरेशन थिएटर था। जल्दी से प्रिशा के डैड को भी वहां पर लाया जाता है। उनके चेहरे का रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वह अभी तक बेहोश थे। अपने डैड को इस हालत में देखकर प्रिशा का दिल बैठ जाता है, लेकिन वह सब कुछ हो क्या रहा है उसे कुछ समझ नहीं आता। वह और उसकी मॉम घबरा जाती है, कहीं सीरियस तो नहीं हो गया। प्रिशा की मॉम उसका हाथ पकड़ते कहती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। प्रिशा ने अपनी मॉम के हाथ पर अपना हाथ रखा। उसने पास से गुजर रहे डॉक्टर को पकड़कर तुरंत कहा, डॉक्टर, ये सब कुछ क्या हो रहा है? क्या मेरे डैड की हालत और ज्यादा खराब हो गई है? डॉक्टर ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, हम उन्हें ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे हैं। प्रिशा ने कहा, लेकिन मैंने अभी तक पैसे जमा नहीं करवाए। पर मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्द पैसे जमा करवाने की। डॉक्टर ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, वो सब हो गया है, और आपके डैड का इलाज के लिए शहर के बेस्ट डॉक्टर की टीम आई है। डोंट वरी, वो ठीक हो जाएंगे। ये बोलकर डॉक्टर फटाफट से ऑपरेशन थिएटर में चला जाता है। ये सुनकर प्रिशा अपनी जगह बिल्कुल बर्फ की तरह जम गई। अचानक प्रिशा की मॉम उसके पास आकर बोली, पैसे कहाँ से आए? हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। प्रिशा हैरान और कंफ्यूज थी। तभी अचानक उसके पास एक कॉल आया। उसने फोन की स्क्रीन पर मिस्टर स्नाइपर का नंबर देखा तो वह समझ गई। उसने साइड में जाकर तुरंत कॉल रिसीव किया। तभी दूसरी तरफ से सीरियस आवाज उसे सुनाई दी, ऑपरेशन शुरू हो गया। उषा को समझ नहीं आया कि वह क्या बोले। उसने इतना कहा, हाँ, ये सब तुमने किया? हम्म। प्रिशा ने कहा, थैंक यू वेरी मच। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तुमने बहुत ज्यादा हेल्प की है आज। अधीर ने थोड़ी नरम आवाज में जवाब दिया, ऑल राइट। अपनी मोम का ख्याल रखना, वो काफी ज्यादा परेशान लग रही हैं, और अपना भी। खुश अपने होठों को दांतों के नीचे दबा लेती है, फिर हिम्मत करके कहती है, मैं तुम्हें जल्दी ही तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। अधीर कुछ सेकंड खामोश रहा, फिर बोला, रात को टाइम निकाल कर पेपर्स चेक करने के लिए अगर आ सकती हो तो आ जाना। अब मैं रखता हूँ, और डोंट वरी, तुम्हारे डैड ठीक हो जाएंगे। प्रिशा हल्का सा मुस्कुरा देती है। उसके बाद कॉल कट हो जाता है। प्रिशा की मोम वहां बैठी हुई भगवान को थैंक बोल रही थी। प्रिशा अपनी मोम के बगल में जाकर बैठ जाती है। प्रिशा की मोम उसकी तरफ देखकर बोली, हमारी मदद किसने की? सक्षम ने की है क्या? प्रिशा की मोम को और किसी का ख्याल जहन में नहीं आया। उसे लगा शायद सक्षम ने अपना इरादा बदल लिया और उनकी मदद कर दी। प्रिशा ने जवाब दिया, नहीं, मेरे किसी फ्रेंड ने की है। प्रिशा की मोम कंफ्यूज होकर बोली, कौन फ्रेंड? प्रिशा ने कहा, इसके बारे में फिलहाल आप मत सोचिए, हमें इस वक्त डैड की फिक्र करनी चाहिए, और फिर मुझे ये भी तो देखना है कि जिसने हमारी मदद की है उसका कर्ज कैसे चुकाऊं। 50 लाख ऑलरेडी ऑपरेशन के, और उसके बाद 50 लाख रुपए अधीर को उसके काम के देने थे, यानी कि पूरे 1 करोड़ रुपए देने थे उसे, मिस्टर स्नाइपर को। वह सोच रही थी कि इतने सारे पैसे का इंतजाम आखिर वह कहाँ से और कैसे करे। उसे एक बात नहीं पता थी कि हॉस्पिटल नम्रता के नाम है, यानी अधीर का ही है।
अधीर ने कॉल पर डॉक्टर्स को स्पेशल इंट्रोडक्शन दिया कि प्रेषा के पापा को खास ख्याल रखने और ऑपरेशन के तुरंत बाद वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करने के। अधीर मालिक था यहाँ का, उसका ऑर्डर डॉक्टर आंख बंद करके फॉलो करते थे। अधीर अपने असिस्टेंट के साथ चलता हुआ एक होटल के प्राइवेट रूम के पास पहुंचता है। अधीर का असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर अस्थना यहीं पर मौजूद है मीटिंग के लिए। पिछले 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। अधीर तिरछा सा मुस्कुरा देता है और कहता है, पेपर्स तैयार है ना? असिस्टेंट ने तुरंत फाइल दिखाते हुए कहा, सब कुछ अच्छे से तैयार है और डोंट वरी, मिस्टर अस्थना को शक नहीं होगा। अधीर हल्का सा सर हिला देता है और फिर मास्क निकालकर चेहरे पर पहन लेता है। असिस्टेंट कंफ्यूजन में बोला, आप मास्क क्यों पहन रहे हैं? अधीर ने कहा, क्योंकि अपना चेहरा लेकर उसके सामने नहीं जा सकता। उसके बाद वह लोग प्राइवेट रूम की तरफ चले जाते हैं। रूम का दरवाजा खोलकर वह लोग अंदर आते हैं। वहां पर पहले ही सही सक्षम बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। उसका असिस्टेंट भी उसके साथ आया हुआ था। अचानक उन दोनों को देखकर वो लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं। सक्षम के चेहरे पर नर्वसनेस साफ दिखाई दे रही थी, पर जैसे ही वह अधीर को देखता है उसकी आंखें हल्की छोटी हो जाती है। सक्षम को अजीब लगता है। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे सामने खड़े आदमी को पहले कहीं देखा है और इस आदमी ने मास्क क्यों पहन रखा है। अधीर ने आंखों पर काले चश्मे लगाए थे और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था जो उसके होठों और नाक को कवर कर रहा था। मतलब मैक्सिमम चेहरा मास्क और चश्मे की वजह से कवर था। उसने फॉर्मल सूट में पैंट की पॉकेट में हाथ डाले हुए थे। अधीर आगे चलकर आता है और कहता है, हेलो मिस्टर अस्थना। सक्षम थोड़ा कंफ्यूजन में बोला, आप? अधीर के असिस्टेंट ने इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, दिस इज मिस्टर अधीर सिंह, सीईओ ऑफ एनजीओ ग्रुप। ये सुनकर अचानक सक्षम एकदम सीधा होकर खड़ा हो गया और बहुत रिस्पेक्टफुली टोन में बोला, हेलो मिस्टर सिंह, सो नाइस टू मीट यू। सक्षम ने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, सक्षम अस्थना। अधीर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दोनों हाथ मिलाते हैं। उसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं। सक्षम थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, आपने चेहरे पर मास्क क्यों लगाया हुआ है? अधीर कोई जवाब नहीं देता। उसकी जगह असिस्टेंट ने कहा, सर को थोड़ा कोल्ड है, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ये सुनकर सक्षम ने कहा, ओ अच्छा, अगर ऐसी बात थी तो हम लोग आपकी तबीयत ठीक होने के बाद मीटिंग कर सकते थे, कोई जल्दबाजी नहीं थी मिस्टर सिंह। अधीर ने सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, इतना फालतू टाइम आपके पास होगा मिस्टर अस्थना? मेरे पास नहीं, मेरी हर एक सेकंड बहुत कीमती है। अधीर की बात सुनकर सक्षम थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। डेफिनेटली मिस्टर अधीर सिंह को टाइम की हमेशा कमी रहती होगी। वह इतनी बड़ी कंपनी को संभाल रहा है तो उसकी एक सेकंड करोड़ की होगी। अधीर ने कहा, तो फिर शुरू करें। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे एक और मीटिंग के लिए निकलना है। सक्षम ने तुरंत कहा, जी। उसके बाद वह लोग मीटिंग शुरू करते हैं। तकरीबन आधे घंटे तक मीटिंग चलती है। इस दौरान अधीर के पास काफी कॉल और मैसेज आते हैं। अधीर बार बार उन्हें अटेंड कर रहा था और सक्षम साफ साफ देख पा रहा था कि वह कितना जल्दबाजी में है। वह फटाफट मीटिंग कंप्लीट करना चाहता है। मीटिंग खत्म होने के बाद अधीर अपने असिस्टेंट की तरफ इशारा किया। असिस्टेंट ने डॉक्यूमेंट रखे और कहा, मिस्टर अस्थना, ये हमारे कोलैबोरेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। मैंने पहले ही तैयार करवा लिए हैं, टेक अ लुक। अगर कोई ना प्रॉब्लम हो तो आप सिग्नेचर कर सकते हैं। सक्षम तुरंत अपना सर हिलाता है। वह फाइल अपने हाथ में लेकर खोलता है और उसे रीड करने लगता है। तभी अचानक वह देखता है कि अधीर बार बार अपनी घड़ी में टाइम देख रहा है। बार बार कॉल आ रहा है। वह थोड़ा जल्दबाजी में लग रहा है। सक्षम कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़े बिना सिग्नेचर नहीं करता था। ये उसका रूल था, लेकिन इस वक्त अधीर को देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्दबाजी में है। अगर सक्षम ने टाइम लगाया और अधीर को रिटेन कर दिया तो डेफिनेटली उनका ये कोलैबोरेशन प्रोजेक्ट यहीं पर बंद हो जाएगा। इसलिए सक्षम बिना डॉक्यूमेंट को पढ़े फटाफट पेन उठाता है और सिग्नेचर करने लगता है। अधीर सक्षम से कहता है, एक बार उन्हें पढ़ तो लीजिए। सक्षम थोड़ा ऑकवर्ड होकर मुस्कुराते हुए बोला, इट्स ओके मिस्टर सिंह, आपने पढ़ा मैंने पढ़ा एक ही बात है। सक्षम का असिस्टेंट धीरे से कहता है, लेकिन सर, आपको एक बार पढ़ लेना चाहिए, और नहीं तो कम से कम हम डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर चल सकते हैं। उन्हें अच्छे से वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ही सिग्नेचर करने चाहिए। सक्षम ये सुनकर थोड़ा इरिटेट हो जाता है, मगर उसके चेहरे पर थोड़ी हेजिटेशन भी दिखाई देने लगती है। बात तो बिल्कुल सही गई थी। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही अधीर ने कहा, अगर आप लोगों को कोई शक है तो आप डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लेकर जा सकते हैं। अच्छे से लॉयर को दिखाइए, वेरीफाई कराइए, उसके बाद सिग्नेचर कर सकते हैं। अधीर की बात सुनकर सक्षम की हेजिटेशन जल्दी गायब हो जाती है और वह कहता है, कैसी बात कर रहे हैं आप मिस्टर सिंह?
अगर डॉक्यूमेंट आपने तैयार करवाए हैं तो वेरिफिकेशन की क्या जरूरत है? आपने सब कुछ अच्छे से ही करवाया होगा। वी ट्रस्ट यू। एनजीए ग्रुप के सीईओ पर शक करना इतना बड़ा पागल थोड़ी ना है सक्षम। अरे इनका बोलबाला है बिजनेस की दुनिया में, और डॉक्यूमेंट इनके सामने पढ़ना मतलब इनकी इंसल्ट, जो कि सक्षम अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके बाद सक्षम तुरंत पेन उठाता है, डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है बिना उन पर एक भी नजर मारे। सब सारे डॉक्यूमेंट पर साइन हो जाते हैं तो सक्षम पेन को वापस रखते हुए कहता है, आपके साथ काम करना सच में मेरे लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है मिस्टर सिंह। थैंक यू वेरी मच हमें यह अपॉर्चुनिटी देने के लिए। उसके बाद सक्षम खड़ा हो जाता है, उसका असिस्टेंट भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। अधीर और उसका असिस्टेंट भी खड़ा हो जाता है। एक आखिरी बार हार्ड हैंडशेक करने के लिए सक्षम हाथ आगे करता है, अधीर भी हाथ मिलाता है। उसके बाद सक्षम चला जाता है। अधीर गाड़ी में बैठकर अपना चश्मे को और मास्क उतार कर गहरी सांस लेता है, डॉक्यूमेंट देखता है। उन सब में से वह डिवोर्स पेपर निकाल कर उस पर सक्षम के सिग्नेचर चेक करता है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हुआ था। ये देखकर उसके होठ हल्के से ऊपर उठ जाते हैं। वह प्रिशा को मैसेज करता है कि काम हो गया, और यह भी मैसेज करता है कि वह कहाँ पर आ सकती है ताकि वह लोग मीटिंग फिक्स कर सकें और वह जाकर डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक कर सकें। उसके बाद उन्हें सबमिट भी करवाना है। डिवोर्स का प्रोसीजर जल्दी शुरू करना था। दूसरी तरफ अरुष अपने घर के किचन में खाना बनाने के लिए घुस तो गया था, लेकिन जिस तरह से किचन में घमासान तबाही आई हुई थी, देखकर लग रहा था कि यहाँ पर शायद कोई बहुत बड़ा भूकंप आया हो। आईपैड में फाइनली यूट्यूब चैनल बंद करने के बाद अरुष फटाफट एप्रन से हाथ पोंछता है और सामने तैयार डिश की तरफ देखता है। बहुत मेहनत करके पूरे 4 घंटे में खाना बनाने में लगा हुआ था और फाइनली उसका खाना तैयार हो गया था, लेकिन जब उसने किचन की हालत देखी तो उसके चेहरे का रंग एकदम फीका हो गया। पूरे किचन में बवाल आया हुआ था। बहुत बुरा लग रहा था। वह तुरंत अपना फोन उठाता है और कॉल करता है, 4-5 क्लीनर्स लेकर आओ जल्दी। फिर वह अपना हुलिया देखकर सोचता है, 10 मिनट में फटाफट शावर लेता हूँ। फिर वह भागकर अपने कमरे में चला जाता है। जीनत ऑटो रिक्शा से बाहर निकलती है और फिर एक गहरी सांस लेकर उसके फ्लैट की तरफ देखकर सोचती है, क्या यार, अब इस मुसीबत को कैसे निपटूं समझ नहीं आ रहा। जीनत अच्छी तरह से जानती थी कि यार उसे क्या सरप्राइज देने वाला है। आखिर इसका आइडिया भी तो उसी ने दिया था। जरूर खाना बना रहा होगा। अपने हाथ से एक गहरी सांस लेकर जीनत उसके फ्लैट पर पहुंचती है और बेल बजाती है। जल्दी ही फ्लैट का दरवाजा खुल जाता है और एक हैंडसम सा चेहरे पर ब्राइट स्माइल, हाथों में फूलों का बुके लिए खड़ा हुआ था। अचानक अरुष को ऐसे खड़ा देखकर जीनत काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। अरुष फूलों का बुके उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, दुनिया के सबसे खूबसूरत फूल, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए। जीनत ये देखकर और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाती है, फूलों की तरफ देखती है और फिर उसकी तरफ। ज्यादा कुछ रिएक्ट ना करते हुए चुपचाप फूल ले लेती है। उसके बाद अरुष बहुत रिस्पेक्टफुली उसे अंदर आने का इशारा करता है। जीनत अंदर जाती है और पीछे से अरुष एक नोटिस स्माइल के साथ अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल करते हुए दरवाजा बंद कर देता है। जीनत घर में एंट्री करती है। पीछे पीछे अरुष भी आ जाता है, जैसा कि जीनत ने एक्सपेक्ट किया था। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के खाने की डिश से भरी हुई थी। ऑकवर्ड होकर उसने अरुष की तरफ देखा और एक जबरदस्त की स्माइल दी। अरुष की आंखें भी चमक रही थी, चेहरे पर ब्राइट स्माइल थी। सारे क्लीनर किचन और घर को चौकाचौंध करके साफ करके निकल चुके थे। अब पूरे घर में दोनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। अरुष जीनत से कहा, आज मैंने कुछ स्पेशल किया है। जीनत जानती थी कि क्या स्पेशल किया है, मगर फिर भी उसने थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए, थोड़ा सा अनजान बनने का नाटक करते हुए कहा, स्पेशल? क्या स्पेशल? अरुष ने कहा, मैंने आज अपने हाथों से खाना बनाया है तुम्हारे लिए। ये सुनकर जीनत अपनी आईब्रोज उठा लेती है, मेरे लिए? तुमने अपने हाथों से खाना बनाया? अरुष ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, पिछले 4 घंटे से लगातार मेहनत करने के बाद तुम्हारे लिए फाइनली अपने हाथों से खाना बना ही दिया। इस पर जीनत ने कहा, लेकिन मुझे भूख नहीं है, मैं ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ। ये सुनकर अरुष की स्माइल थोड़ी सी छोटी हो जाती है। फिर वो अपना गला साफ करते हुए बोला, कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लो। थोड़ा एक्स्ट्रा खाने में तुम मोटी नहीं हो जाओगी, डोंट वरी। जीनत ने अनोइंग फेस बनाते हुए कहा, लेकिन क्यों बनाया है? मैंने तुमसे नहीं कहा था। आरुष ने एकदम से जीनत से कहा, प्लीज थोड़ा सा खा लो। मैं जानता हूँ तुमने नहीं कहा था, लेकिन मेरा मन था बनाने का, इसलिए मैंने बना लिया। तुम खाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज जीनत। ये बोलकर वह जीनत का हाथ बड़े ही प्यार से अपने हाथों में पकड़ लेता है और बेचारी नजरों से उसे देखता है।
जीनत का दिल एकदम से उछल पड़ता है और गाल लाल हो जाते हैं। ये आदमी इतना प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है। जीनत बिल्कुल भी उसकी बात मानना नहीं चाहती थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा वह इसे बढ़ावा नहीं दे सकती, वरना ये हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगा उसके। लेकिन अब इसे खाना बना दिया है तो खाना तो पड़ेगा ही। थोड़ा ऑकवर्डली अपने हाथ पीछे खींचते हुए जीनत ने कहा, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा खा लूंगी। ये सुनकर तो अरुष के चेहरे पर क्लियरली एक्साइटमेंट दिखाई देने लगी। दोनों डाइनिंग टेबल के पास गए और उसने बड़े ही रिस्पेक्टफुली तरीके से कुर्सी को पीछे किया जीनत के लिए। इतना जबरदस्त मुस्कुरा देती है, मगर अंदर ही अंदर बहुत अजीब लग रहा था। ये आदमी तो सच में पूकी बन गया। जीनत फूलों का बुके साइड में रख देती है और फिर कुर्सी पर बैठ जाती है। अर्श भी फटाफट से कुर्सी पर बैठ जाता है, वह भी उसके बगल वाली पर। जीनत एक नज़र पूरे खाने पर डालती है। अब अरुष अपने हाथों से आपस में मसलते हुए फिर कहता है, मैं तुम्हारे लिए प्लेट लगाता हूँ। जीनत ने कहा, नहीं, मैं खुद लगा लूंगी। अरुष ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज, आई इंसिस्ट। जीनत अपने मन ही मन इरिटेट होकर बोली, ओ गॉड, ये अरुष भी ना। वैसे क्या सच में इसने ये सारा खाना अपने हाथों से बनाया है? दैट्स प्रीटी इम्प्रेसिव। जीनत अरुष की तरफ देखकर बोली, तुम्हें खाना भी बनाना आता है? तुमने कभी बताया नहीं मुझे। अरुष ने कहा, नहीं, मुझे नहीं आता। जीनत अपनी आईब्रोज हल्की सी ऊपर उठाकर बोली, तो फिर इतना सारा खाना कहाँ से आया? तुमने ऑर्डर करके मंगवाया है क्या? अरुष ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैंने खुद बनाया है, पहली बार कोशिश की है। आई होप कि तुम्हें अच्छा लगे। ये सुनकर जीनत अपने मन ही मन बोली, अच्छा ही तो नहीं लगा मुझे, कुछ तो करना पड़ेगा रे बाबा। जीनत तो सोच ही रही थी कि क्या करे। अरुष उसकी प्लेट सीधी करके खाना लगाने ही वाला होता है कि उसका कॉल आ जाता है। वैसे तो अरुष फोन कॉल को इग्नोर करना चाहता था, लेकिन कॉल इम्पोर्टेंट था तो उसे इग्नोर नहीं कर पाया। उसने जीनत से कहा, मैं अभी 2 मिनट में आता हूँ, ओके? तुम खाना मत लगाना, वह मैं खुद लगाऊंगा अपने हाथ से। जीनत कुछ भी नहीं बोलती, अपना सर हिला देती है। उसके बाद अरुष अपने रूम की तरफ चला जाता है और उसके जाते ही जीनत के चेहरे पर जबरदस्ती वाली मुस्कुराहट सीरियसनेस में बदल जाती है। वह तुरंत खड़ी होती है और सारी डिश को चेक करती है। उनकी खुशबू लेती है। वह हैरानी से सोचती है, खुशबू तो अच्छी आ रही है, कहीं सच में इसका खाना अच्छा तो नहीं बना? वह फटाफट से चम्मच उठाती है और सारा खाना टेस्ट करके देखती है। खाना टेस्ट करने के बाद तो उसके चेहरे पर और भी ज्यादा नर्वसनेस दिखाई देने लगी। होठों को दांतों के नीचे दबाते हुए खाने को देखकर सोचने लगी, खाना तो सच में अच्छा बना है यार। नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ कर जीनत, कुछ कर। तभी अचानक उसके दिमाग में एक नोटिस सा ख्याल आता है। थोड़ी देर में अरुष कॉल पे बात करके चलता हुआ बाहर आता है और देखता है कि जीनत आराम से टेबल पर बैठी हुई है और हाथ में कांटा चम्मच लेकर हल्का हल्का प्लेट पर बजा रही है। शायद वह खाने का इंतजार में हो। अरुष तुरंत भाग कर आया और बोला, आई एम सॉरी, इम्पोर्टेंट कॉल था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। आई होप मैंने तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। जीनत ने हवा में हाथ मारते बोला, अरे नहीं, ठीक हूँ मैं। तो अब खाना खाएं, मुझे उसके बाद काम पर भी निकलना है। अरुष ने तुरंत कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। उसके बाद वह जीनत के लिए प्लेट लगाता है और उसमें खाना डाल देता है। सारी डिशेस थोड़ी थोड़ी करके सर्व कर देता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। वह जीनत अरुष की तरफ देखती है तो वह एक उम्मीद भरी चमक आंखों में लिए हुए, चेहरे पर एक स्माइल के साथ उसे देख रहा था। वह उसके खाने का इंतजार कर रहा था, उसके फीडबैक, उसके रिएक्शन का इंतजार कर रहा था। जीनत ने जब ये देखा तो वह और ज्यादा नर्वस हो गई। अपना गला साफ करते थोड़ा ठीक से एडजस्ट होकर बैठी हुई बोली, तुम नहीं खाना? आरुष ने कहा, अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम खाकर बताओ ना कैसा बना है। जीनत भी एक जबरदस्ती बड़ी सी स्माइल करती है और उसके बाद खाना खाना शुरू कर देती है। वह जैसे ही पहला निवाला खाती है और अरुष के हाथों की मुट्ठियां जैसे कस जाती है। अरुष सीरियसली बहुत ज्यादा अपनी एक्साइटमेंट को दबाते हुए बैठा हुआ था और जीनत के फीडबैक का इंतजार कर रहा था। वह उम्मीद कर रहा था कि जीनत को उसका खाना इतना पसंद आए कि उछल कर उसकी गोद में आ जाए और उसे जोर से पपी करे। हाँ, कितना बेवकूफ़ी से भरा थॉट है। आई मीन, हाँ ठीक है, वह खाना खाकर एक जेन्युइनली स्माइल भी देती है तो बहुत है आरुष के लिए। आखिर उसने इस खाने पर 4-5 घंटे बर्बाद किए हैं, पूरा किचन बर्बाद किया है, अपनी आधी नींद बर्बाद की है, तो डेफिनेटली थोड़ा अप्रिसिएशन तो बनता है। जीनत अगर थोड़ी सी भी तारीफ कर देगी तो बहुत है उसके लिए। लेकिन जैसे ही जीनत खाना का पहला निवाला मुंह में डालती है, अगले ही पल उसके फटाक से थूक देती है। यो, व्हाट द हेल इज दिस? क्या है ये? अचानक जीनत की हरकत से अरुष की स्माइल तुरंत गायब हो गई और कंफ्यूजन चेहरे पर दिखाई देने लगी। क्या हुआ, अच्छा नहीं बना?
जीनत गुस्से में अपनी आंखें छोटी करते हुए अरुष की तरफ देखकर बोली, ये तुमने जानबूझकर किया है ना? तुम जानबूझकर मुझे इरिटेट करना चाहते हो, मेरा दिन खराब करना चाहते हो, है ना? इसलिए गोबर जैसा खाना बनाकर मेरे सामने रख दिया तुमने। अरुष डोगरा, तुम अपने आप को समझते क्या हो? जान से मारना चाहते हो मुझे? फूड पॉइजनिंग करना चाहते हो? जीनत की बात सुनकर अरुष की आईब्रोज हल्के से सिकुड़ गई और चेहरे पर कंफ्यूजन नजर आने लगी। उसने खाने की तरफ देखा, कुछ सोचा कि आखिर क्या हो गया, खाना तो अच्छा ही लग रहा है। लेकिन कुछ भी ना पूछते उसने सिंपल चम्मच उठाई और जीनत की प्लेट में सर्व खाने को टेस्ट किया। अगले ही पल उसने भी खाना थूक दिया जैसे कि जीनत ने किया था और चेहरे पर सड़े हुए एक्सप्रेशन आ गए। इम्पॉसिबल, इतना घटिया खाना, उसने इतना घटिया खाना कैसे बना दिया? उसने तो ठीक ठाक ही बनाया था, लेकिन इस खाने को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ना उसमें नमक का हिसाब रखा है ना मिर्च का। एक तो जबरदस्त मिर्च भर भर के नमक मसाले तो इतनी बुरी तरह से पड़े हैं कि अगर कोई 4 निवाला खा ले तो 4 दिन हॉस्पिटल एडमिट होना पड़े। ये खाना वाकई में हॉरिबल बना हुआ है। जीनत बोली, तुमने ये कचरा खाने के लिए बुलाया था मुझे? नॉनसेंस। जीनत को इतना गुस्से में देखकर उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है। नहीं, उसने ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया था। वह तो जीनत को इम्प्रेस करना चाहता था, अपसेट नहीं। ऊपर से कितना गुस्सा हो गई, लेकिन खाना इतना खराब कैसे बन सकता है यार? उसने तो सब कुछ नाप तोल कर किया था और खुशबू भी ठीक ही आ रही थी। फिर अचानक से खाने में क्या हुआ? शायद उसे पहले ही टेस्ट कर लेना चाहिए था। कर दिया ना सत्यानाश, उसने जीनत को एक्सप्लेन करते हुए कहा। लुक जीनत, आई एम सॉरी, मैंने पहली बार खाना बनाया था और थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। जीनत ने कहा, थोड़ी सी? तुम्हें थोड़ी सी लग रही है? ओ माय गॉड, मेरे पेट में कितनी जलन हो रही है। ये बोलकर जीनत अपना पेट पकड़ लिया। अरुष की आंखें बड़ी हो गई। उसने तुरंत जीनत को बाहों में पकड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। जीनत ने उसे दूर धकेल कर कहा, कोई जरूरत नहीं है, हाथ मत लगाओ मुझे। एक तो तुम्हारी वजह से मेरा वक्त बर्बाद हुआ, ऊपर से लगता है अब मेरी तबीयत भी खराब होने वाली है। इमीडिएट जा रही हूँ मैं। ये बोलकर अरुष की तरफ बिना देखे जीनत तुरंत वहां से निकल चली गई। अर्श उसे रोकने की कोशिश करता है। जीनत, जीनत मेरी बात सुनो जीनत। लेकिन जीनत फटाफट से बाहर चली गई। ज्यादा देर इस आदमी के पास रुकना ठीक नहीं है। अगर उसकी एक्टिंग पकड़ ली तो। जीनत के चले जाने के बाद हॉल में अरुष अकेला खड़ा रह गया। जीनत फटाफट से सड़क पर आती है और लंबी लंबी सांस राहत की सांस लेती है। फिर वह अपने आप से कहती है, थैंक गॉड, प्लान सक्सेसफुल हुआ। अब आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा ये। अब तो इसे यही हार मान लेनी चाहिए। शुक्र है मैं वहां से चली आई। फटाफट काम के लिए निकलती हूँ, एक तो इस आदमी के चक्कर में मैं लेट भी हो गई। जीनत हाथ आगे करके कोई ऑटो रिक्शा रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रुकता नहीं। तभी जीनत के पास रखा हुआ मोबाइल फोन बजने लगता है। जीनत तुरंत मोबाइल फोन बाहर निकालती है और उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है। ये शंभू का मोबाइल फोन था। उसने ऑलरेडी अपने 2 नंबर अलग अलग फोन में रखे थे, यानी अब उसके पास 2 फोन थे, एक जो जीनत का था, दूसरा शंभू का। ये देखकर फ्रस्ट्रेशन में उसने कहा, 2 मिनट तो चैन की सांस लेने दिया कर। अभी तो तेरे पास आई हूँ। फिर अपना गला साफ करके फोन रिसीव किया। फिर थोड़ी सी भारी सी आवाज में, बिल्कुल शंभू की आवाज में कहा, हाँ जी सर, बोलिए। अर्श आराम से हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था और उसने रोने जैसी शक्ल बनाई हुई थी। उसने कहा, शंभू यार, सब गड़बड़ हो गया, पूरा सत्यानाश हो गया। जीनत अपनी आंखें रोल कर लेती है, मगर फिर वह शंभू की आवाज में पूछती है, अब क्या हो गया सर? अर्श ने कहा, ये पूछ कि क्या नहीं हुआ। जीनत ने कहा, ठीक है, यही बता दीजिए क्या नहीं हुआ सर। अर्श ने कहा, वह इम्प्रेस नहीं हुई भाई, ऊपर से गुस्सा होकर चली गई। अलग मत, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। शंभू बोला, क्यों, ऐसा क्या हो गया? ये सुनकर अर्श कहता है, तुम्हें पता है पूरी रात मैं खाने के बेस्ट ट्यूटोरियल देख रहा था। जीनत की फेवरेट डिश के बारे में पता किया और कई घंटे लगाकर उसकी फेवरेट डिश तैयार की। पर पता नहीं कैसे यार, खाना बहुत घटिया बन गया। मुझे लगा था वह इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन वह तो गुस्सा होकर चली गई। अब कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जीनत ने जवाब दिया, इतनी छोटी सी बात पर गुस्सा कौन करता है? इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? एक तो आप उसके लिए किचन में गए, अपने हाथों से खाना बनाया, ऊपर से वह इतने नखरे करके गई है। सर, मैं बोल रहा हूँ वह लड़की आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इतना एटीट्यूड किस बात का है उसमें? कोई प्रधानमंत्री की बेटी है क्या? या फिर कोई मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स है जो आपको इतना एटीट्यूड दिखा रही है? सर, आप गलत लड़की के पीछे पड़े हो। आपको कोई और लड़की देखनी चाहिए जो कम से कम आपकी मेहनत की कदर तो करे।
जीनत को लगा कि इतना सब होने के बाद फाइनली अरुष चीज से इरिटेट हो जाएगा और उसका पीछा छोड़ देगा, मगर सामने से अरुष ने कहा, नहीं यार, उसे नहीं छोड़ सकता, वह प्यार है मेरा। हाँ तो क्या हो गया अगर वह मुझ पर थोड़ा गुस्सा कर गई? तुमने देखना चाहिए था कितना हक से उसने मुझ पर गुस्सा किया, जैसे मुझ पर उसका हक हो। दिस इज सो क्यूट। अरुष की बात सुनकर जीनत की स्माइल फ्रीज हो जाती है, वह थोड़ा अजीब मुंह बना लेती है। इस आदमी को उसकी हरकत क्यूट लगी। दूसरी तरफ प्रिशा के डैड सर्जरी सक्सेसफुल हो गई थी, अब उन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद प्रिशा रिक्शा लेती है और अधीर की बताई हुई एड्रेस पर पहुंच जाती है। वह ऑलरेडी उसे कॉल करके बता देती है कि वह निकल चुकी है। थोड़ी देर में एक सी साइड रेस्टोरेंट में वीआईपी टेबल बुक किए हुए अधीर वहां बैठा हुआ था। सामने का नजारा काफी सुंदर, सूरज ढल रहा था, हल्की लालिमा आसमान में फैली हुई। प्रिशा जल्दी अधीर के बताई हुई टेबल के पास पहुंच जाती है। अधीर प्रिशा को आते हुए देखता है। उसके पास पहुंचकर प्रिशा थोड़ा ऑकवर्ड होकर एक जेन्युइनली सिंसेरिटी के साथ बोली, हेलो मिस्टर स्नाइपर। अधीर ने उसे बैठने का इशारा किया और प्रिशा उसके अपोजिट साइड वाली कुर्सी पर बैठ गई। प्रिशा बाहर की तरफ देखती है। आसमान में लालिमा छाई हुई थी, ढलता हुआ सूरज हल्की रोशनी फैल रहा था। अधीर ने भी बाहर की तरफ देखते हुए कहा, ब्यूटीफुल इजंट इट? प्रिशा हल्का सा मुस्कुरा दी, हाँ वाकई में सो ब्यूटीफुल। अधीर प्रिशा की तरफ देखता है और कुछ सेकंड के लिए उसकी नजर जैसे उस पर टिक जाती है, चेहरे पर हल्की स्माइल के साथ। उसके बाद दोनों थोड़ा फोकस में आते हैं। अधीर डॉक्यूमेंट लेकर प्रिशा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, टेक अ लुक। प्रिशा तुरंत वह डॉक्यूमेंट अपने हाथ में लेती है और एक एक पन्ने को पलट कर देखती है। उन पर सक्षम के सिग्नेचर बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे। वह देखकर उसकी आंखों में जैसे चमक आ जाती है, एक रिलीफ भी, जिस पर पिंजरे में वह कब से आजाद थी। लगता है अब वह पिंजरा टूटने ही वाला है। डॉक्यूमेंट पर उसका सिग्नेचर उसको आजादी की गवाही दे रहे थे। उसके चेहरे पर जाने अनजाने में एक सुकून से भरी स्माइल आ गई। ये देखकर अधीर अपनी कुर्सी पर पीठ लगाकर थोड़ा रिलैक्स होकर बैठा और बोला, फीलिंग रिलीव्स? प्रिशा डॉक्यूमेंट को वापस बंद करते हुए बोली, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद वह थोड़ा नर्वस होकर उसकी तरफ देखती है और कहती है, और आज तुमने जो हेल्प की उसके लिए भी थैंक यू। मैं तुम्हारे पैसे जल्दी वापस लौटा दूंगी। अधीर कुछ सेकंड कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से उसे देखता रहा। फिर उसने हल्का सा सर हिलाकर हाथ आगे करके डॉक्यूमेंट पकड़ते हुए कहा, मैं आगे का प्रोसीजर शुरू करवा देता हूँ। लेकिन प्रिशा ने डॉक्यूमेंट उसके हाथ में नहीं दिए, बल्कि वापस अपनी तरफ करते हुए कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद देख लूंगी, तुम ऑलरेडी मेरी हेल्प कर चुके हो। अधीर ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने डैड को संभालो, वैसे भी तुम्हें टाइम लगेगा, मैं जल्दी ही प्रोसीजर शुरू करवा दूंगा। प्रिशा बोली, लेकिन अधीर बोला, मैं कह रहा हूँ ना, डोंट वरी, ओके। प्रिशा ऑकवर्डली अपना सर हिला देती है। अधीर बोला, वैसे चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ देता हूँ, चलो उधर ही जा रहा हूँ। प्रिशा ने कहा, नहीं, मुझे थोड़ा काम है मेरी एक फ्रेंड से, तुम जाओ। अधीर ओके बोल के डॉक्यूमेंट लेकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद प्रिशा भी अपनी फ्रेंड सीमा से फ्लैट की बात करने के बाद रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर कैब में बैठती है और अस्पताल की तरफ चली जाती है। वह अधीर की कॉल करने के लिए फ़ोन उठाने वाली थी कि उसने फ़ोन की स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, जो अधीर का था। डॉक्यूमेंट प्रोसीजर के लिए मैंने दे दिए हैं, 1 वीक में तुम्हारा डिवोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये मैसेज पढ़कर एकदम से प्रिशा हैरान सी हो जाती है, दैट्स फास्ट।